कल हमने इस क्वेश्चन तक किया था, ठीक है। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। assertion क्या है? Actual settings are the direct source of data and the researcher is the key instrument in qualitative research. ठीक। रीजनिंग क्या है? The purpose underlying qualitative researches is relatively more directed at depiction of reality rather than arriving at context free generalizations. चलो बताओ, इसके आंसर दो। सेकंड, कि दोनों सही है लेकिन दोनों असर्शन और रीजन के बीच में कोई संबंध नहीं है, आप ऐसा कह रहे हो, राइट। लेकिन करेक्ट ऑप्शन है वन। ये सही है, ये सही है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है। देखो क्या कह रहा है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, दो टाइप का रिसर्च बताया हमने, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो डायरेक्ट जाके डेटा कलेक्ट करेगा एक्चुअल सेटिंग से। फॉर एग्जांपल इसके लिए ले लो एथनोग्राफी, ठीक है। हम्म। क्योंकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि आप इसमें जो रियलिटी है आप उसकी तरफ ज्यादा क्लोज होते हो और आप सामान्यकरण की तरफ कम जाते हो। क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है। इस कारण जो कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन है, ये इसमें उतना हावी नहीं है। ये ज्यादा हावी किसमें होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में। इसलिए ये दोनों इंटर रिलेटेड और दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट मिक्स्ड मेथड्स। जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च, इसमें आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड भी लगाते हो और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड लगाते हो, तो उसमें क्या आपत्तियां हैं, क्या क्या आपत्तियां हो सकती है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आर एपिस्टेमोलॉजिकली डिफरेंट। Quantitative research is better than qualitative. Aims of quantitative and quality research is different. Ontological assumption of quantitative and quality research may be different. Quantitative and qualitative research are paradigmatically incompatible. यहाँ पे दो चीज आपको दिख रहा होगा, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। ये क्या होता है? ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, है ना। ऑन्टोलॉजी में किस तरह का चीजें होता है कि जो कोई भी चीज एग्जिस्ट करता है उसका नेचर क्या है। तो इसके सवाल होते हैं व्हाट, व्हाट के फॉर्म में, कि क्या है, क्या नेचर है। एपिस्टेमोलॉजी क्या करेगा, ये एक्सप्लोर करता है, नेचर को एक्सप्लोर करेगा, स्कोप, जो नॉलेज है उसकी क्या लिमिट है, वो कितना हद तक है, ये सारी चीजें। तो ये इसके सवाल कैसे होते हैं, हाउ, कि हमें जो नॉलेज मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। इसमें एपिस्टेमोलॉजी में होता है कैसे, और ऑन्टोलॉजी में होता है क्या। बस यही दोनों अंतर है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एक सवाल हो सकता है कि क्या इमोशन एग्जिस्ट करता है, क्या
इमोशन एग्जिस्ट करता है। तो भैया क्या आ गया, तो ये किसमें आ गया, ऑन्टोलॉजी में। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या बोलेगा कि अगर इमोशन एग्जिस्ट करता है तो उसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, हम उसको कैसे जानते हैं, सोर्स किस प्रकार के हैं, यही दोनों अंतर है दोनों के बीच में। ओके, तो इसके आंसर बताओ इस क्वेश्चन के। क्या क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं मिथ रिसर्च को लेकर। देखो बी तो बिल्कुल ही गलत बात है कि कौन किससे बेटर है, ये थोड़ा मुश्किल है, तो बी ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दो, ये निगेटिविटी आ रहा है। अब आपके पास बच गया सेकेंड एंड थर्ड। अब आप इसमें देखो सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, ई भी करेक्ट है, बी और ए। बी भी तो निकाल लिया, थर्ड होना चाहिए इसका आंसर। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चनर्स आर फिल्ड इन बाय द पार्टिसिपेंट्स देमसेल्व्स। जो भी क्वेश्चनर होती है, जब आप डेटा कलेक्ट करने जाते हो तो उसको पार्टिसिपेंट्स खुद भरते हैं। दूसरा कथन है, इंटरव्यू शेड्यूल इज फिल्ड इन बाय द इंटरव्यूअर और रिसर्चर। जो भी इंटरव्यू का शेड्यूल है कि आपका इंटरव्यू 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में है, इस वक्त जो शेड्यूलिंग होती है उसको फिल कौन करेगा, जो इंटरव्यू ले रहा है वो या फिर रिसर्चर। दोनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दोनों बात सही है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। जो क्वेश्चन आप पार्टिसिपेंट्स को दे दोगे, मान लो 8-10 क्वेश्चन का आपके पास सेट है या उससे भी अधिक, तो वो अपना हिसाब से सोच सोच के उसको आंसर करेंगे। आपने जिस तरह के भी क्वेश्चन पुट किए हैं, आप 2 तरह के क्वेश्चन पुट कर सकते हो, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, या फिर आप उसमें अलग अलग तरीके के स्केल्स भी यूज कर सकते हैं, लाइकट स्केल, टू नो देयर ओपिनियंस, इस तरीके से। सिमिलरली दूसरा कथन है, इसमें क्या है कि इंटरव्यू शेड्यूल जो है उसको इंटरव्यूअर भी फिक्स कर सकता है और रिसर्चर भी अपने हिसाब से। दोनों एक ही है, जो इंटरव्यूअर है वही रिसर्चर है डेटा कलेक्ट करने का। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन से एग्जांपल्स है रिसर्च एथिक्स के वायलेशन के। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, वायलेटिंग पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी जो गोपनीयता है आप उसको वायलेट कर दे रहे हो। मेकिंग रिकमेंडेशन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेटा कलेक्टेड, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है आप उससे बाहर जाके रिकमेंड कर रहे हो। यूजिंग एन इनएप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन, जो आपकी रिसर्च डिजाइन है वो इनएप्रोप्रिएट है। चेंजिंग डेटा टू मीट डिजायर आउटकम, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया आप उसके अनुसार काम ना करके आप उस डेटा को मोल्ड कर रहे हो अपने हिसाब की चीजों को लाने के लिए एट द एंड ऑफ द रिसर्च। फिफ्थ है, यूजिंग अ क्वांटिटेटिव मेथड इन प्लेस ऑफ अ क्वालिटेटिव डेटा। ओके, तो आप बताओ कि रिसर्च एथिक्स कहाँ कहाँ पर वायलेट हो रहा है। सिर्फ एथिक्स, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि एथिक्स पे कहाँ कहाँ, नैतिकता का उल्लंघन कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन ई नहीं होगा, इसको हटा दो, बी ऑप्शन कट गया, फोर्थ भी कट गया। ठीक है, अब आपके पास बच रहा है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ए बी डी डी। अब सी करेक्ट है कि रॉन्ग है ये देखना पड़ेगा। तो देखो रिसर्च डिजाइन का कोई लेना देना नहीं है एथिक्स, तो सी भी रॉन्ग होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंटिफिक रिसर्च हैज द अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी फेनोमेना। जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसका उद्देश्य है कि किसी भी घटना को वो समझाए, किस तरीके से, कंडीशनल लॉज,
सशर्त कानून, लॉज ऑफ यूनिकनेस, लॉज ऑफ इंट्यूशन या फिर लॉज ऑफ जनरलाइजेशन? क्या करेक्ट होगा इसमें से? फर्स्ट, कंडीशनल लॉज। फोर्थ होना चाहिए। हमने आपको क्या बोला है? देखो, साइंटिफिक रिसर्च मोस्टली मोस्टली क्या होता है? क्वांटिटेटिव होगा मोस्टली। और हर रिसर्च का लास्ट में उद्देश्य क्या है कि आप जनरलाइज कर दो। मान लो जो न्यूटन के लॉ है, जो न्यूटन के लॉ है, वो हर स्थिति में एग्जिस्ट करता है, जनरलाइज है विथ फ्यू एक्सेप्शंस। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू केस स्टडीज? इनमें से कौन सत्य केस स्टडीज है? जो भी केस स्टडी आप कर रहे हो, हमने आपको बताया केस स्टडी का नेचर क्या होता है? पर्टिकुलर होता है, इंडक्टिव होता है। ठीक, अब आप बताओ इसमें से कौन सा केस स्टडीज के लिए सही है? इजी टू जनरलाइज थिंग्स, आप चीजों का आसानी से जनरलाइज कर सकते हो, सामान्यकरण कर सकते हो। सेकेंड है नॉर्मली सेलेक्ट्स वन केस फॉर एनालिसिस एट अ टाइम। आप एक समय में सिर्फ एक ही केस पर एनालिसिस करोगे। इसका कैरेक्टर जो है वो बहुत क्वांटिटेटिव होता है, इंटीग्रेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, adopts the most consequent approach to the particular. So the correct option is third. गुलाम मुस्तफा ने सही कहा। देखो, ये क्वांटिटेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमने बोला ये इंडक्टिव है। इंडक्टिव है तो मतलब क्वालिटेटिव की तरफ है, अलग अलग पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट करेगा क्योंकि इंडक्टिव है। और ये पर्टिकुलर जो केस स्टडी है तो पर्टिकुलर है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ मेथोडोलॉजिकल स्टेप्स इन फोकस ग्रुप रिसर्च। जो फोकस ग्रुप रिसर्च मेथड है उसमें क्या स्टेप्स होंगे? कॉमन सेंस के भी सवाल हो सकते हैं। अगर आप सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो तो आप सेट कर सकते हो कि पहले पहले क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। लेट्स सी। प्रिपेयर द फोकस ग्रुप मटेरियल, देन डिफाइन द प्रॉब्लम, select the sample, decide the number of groups needed। ओके, पहले ये आएगा कि ये आएगा? देखो आप, प्रिपेयर द मैकेनिक्स ऑफ स्टडी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू। सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रॉब्लम डिफाइन करोगे। ओके, कि आपकी समस्या क्या है, हाइपोथेसिस। उसके बाद आप क्या करोगे? सैंपल सेलेक्ट करोगे। देन कितने ग्रुप चाहिए आपको अपने रिसर्च के लिए? प्रिपेयर द मैकेनिक्स ऑफ स्टडी। देन लास्ट में आपका फोकस ग्रुप मटेरियल, जो आप फोकस ग्रुप रिसर्च कर रहे हो तो फोकस ग्रुप मटेरियल एट द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ रिसर्च एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल is manipulated with an intent to observe concomitant changes in dependent variable? बहुत इजी, कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट चेक करने के लिए। वेरी इजी आंसर इट। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, इसमें तो आप मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते। केस स्टडी मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। आप एक्सपेरिमेंटल मेथड में ही आईवी को बहुत मैनिपुलेट करते हो, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ एम्पेरिको इंडक्टिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च। इजी है। जो एम्पेरिकल रिसर्च है या इंडक्टिव रिसर्च, उनके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? रिसर्च इज कंसर्न विद द प्रोसेस rather than simply with outcomes or products.
based on logical positivist philosophy which assumes a single objective reality. Very easy, जिसको भी पता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बीच का डिफरेंस वो इसको आसानी से कर देंगे। ठीक है, इंडक्टिव क्वालिटेटिव में आएगा तो आपको इसका फीचर पता है तो आप दोनों को रिलेट कर लो। Researchers are concerned with what are called participant perspectives, attempt to establish universal context free generation। चलो आंसर दो, इट्स वेरी इजी। अभी कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरेशन वाला क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है आदर्शन रीजनिंग में। सेकंड, बी एंड सी। बी होगा या फिर ए होगा? फोर्थ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने क्या बोला, इंडक्टिव क्या, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव किस में आता है? पोस्ट पॉजिटिविस्ट में। मल्टीपल ट्रूथ्स, सब्जेक्टिविटी। तो बी ऑप्शन तो निकल गया, बी निकाल दो, बी निकाल दो, बच गया थर्ड। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरेशन तो नहीं होगा क्वालिटेटिव में, तो ए एंड सी। इसको आप मैच करो, इसके ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर। ए के साथ क्या मैच होगा, बी के साथ क्या होगा? सैम्पलिंग मेथड्स जो हमने आपको बताए हैं, आपको उसको रिलेट करना है यहाँ पर। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कौन सा जाएगा? स्ट्रेटिफाइड में, क्लस्टर में, स्नोबॉल में। द फर्स्ट मेंबर इज यूज्ड एज एन इंफॉर्मेंट टू आइडेंटिफाई अदर। पहले वाले से आप हेल्प लेके दूसरे के पास जाते हो, फिर इससे हेल्प लेके तीसरे के पास। ये कौन सा मेथड था? स्नोबॉल था ये। डी का क्या हो गया? वन। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन देखो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ए का हो गया फोर्थ। तो आपके पास बच रहा है बी और सी, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। बताओ गुलाम मुस्तफा, बी और सी में कौन से आंसर होंगे? बी का थर्ड होना चाहिए। देखो यहाँ पे रैंडम है, इधर भी रैंडम है, क्या आप रैंडमली चूज करते हो डिफाइंड ग्रुप से? बी का थर्ड हो गया, सी का क्या बच गया? दैट्स इट। क्लस्टर में आप पूरे यूनिट को आप उठा लेते हो, या कि क्लस्टर के तौर पे। ओके, तो आज इतना ही करते हैं रिसर्च पे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास हम कल रखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन ये क्वेश्चन को कैसे हम को सॉल्व करना चाहिए। कल एक क्लास कॉम्प्रिहेंशन पे रख देते हैं, छोटा सा क्लास रहेगा। और हम कल और भी एमसीक्यू पीवाईक्यूज करेंगे रिसर्च पे। कल लास्ट क्लास होगा पीवाईक्यू का रिसर्च पे। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे या तो आईसीटी या फिर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ही करेंगे मोस्टली। चलो, तो क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर।